अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर फाजली हैं, प्रोफेसर अक्षंदा फाजली हैं, जो जियो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हैं और वेस्ट एशियन स्टडीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर अक्षंदा, हम आपका अपडेट इंडिया में स्वागत करते हैं। सबसे आज पहला सवाल हमारा ये है, जो अमेरिका, इजराइल और इराक़ के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें इसका जो असर है वो ऑयल एंड गैस पर कितना पड़ेगा? जब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस पे असर की, तो हमें ये देखना होता है, एक तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, एक इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है। तो पहले मैं इंडिया का ही कॉन्टेक्स्ट लूँगी, फिर मैं थोड़ी ग्लोबल बात। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ें स्टेट पर हैं, हम कितना इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज से, और स्पेशली फ्रॉम गल्फ हम कितना इंपोर्ट करते हैं, हमें ये देखना है। तो हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल, क्रूड ऑयल का, वो अराउंड 50-52% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट पड़ता है हमारे सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई से, इनका इराक एंड यूएई से। कतर से हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, तो इन कंट्री से पड़ता है। ईरान से इस टाइम हम ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो 2019 में जब यूएस के सैंक्शंस लगे थे, तो मई 2019 में हमने ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया था ईरान के साथ करना। तो वो वाला एंगल इस टाइम नहीं है। इस टाइम एंगल सिर्फ यह है कि हॉर्मुज क्योंकि बंद है और वेसल्स सिक्योर नहीं है आना, तो इन कंट्रीज से ऑयल पास होना मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर अक्षंदा, कि आप हार्मूज क्या है? आमतौर से चूँकि हमारे जो दर्शक हैं आम दर्शक होते हैं टेलीविज़न के और चैनल के, ये हार्मूज क्या है? इधर कई दिन से ये नाम बहुत ग्लोबल लेवल पर लोगों को लगता है कि इसको बंद कर देने से तेल नहीं आएगा। इसको स्पष्ट कीजिए, क्या है? देखिए, एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होती है? एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी जिसके दोनों तरफ थोड़ी ब्रॉड वाटर बॉडी होती है। तो एक तरफ पर्शियन गल्फ है, एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। दोनों के बीच में जो पतली 56 किलोमीटर वाइड इस वाटर बॉडी है, जहाँ से ऑयल पास होता है, जो बहुत संकरी है, तो उसमें से ऑयल के शिप्स पास होते हैं, वो कहलाती है, वो स्ट्रीट है। अगर उसको बंद कर दिया जाए, पहले भी हो चुका है 1980s में बंद करने की कोशिश, लेकिन उस टाइम भी यूएस ने इंटरवेन किया था कि नहीं, ये बंद नहीं होगी। तो इसको बंद कर दिया जाए, तो कुवैत से आने वाला, कतर से आने वाली चीजें, सऊदी अरब से आने वाला, एंड यूएई से आने वाला और इराक से आने वाला, मतलब जो हमारे मेजर पार्टनर्स हैं, इंपोर्ट पार्टनर्स हैं, उन सबसे आने वाली सब चीजों पर असर पड़ता है। अगर ईरान ने बंद कर दिया, ईरान ने तो। और ईरान इसलिए बंद कर पाता है क्योंकि वो काफी बड़ा उसका जो नेटिकल माइल्स होते हैं वो ईरान के उस पार्ट में आते हैं। दैट्स व्हाई वो दोनों में थोड़ा डिस्प्यूट भी, चाहे मैं बात नहीं कर रही, यूएई और उनमें रहता है, लेकिन वो ईरान ने उसको क्लोज जी अभी क्लोज कर दिया है। खबर भी आ रही क्लोज करने की। तो उससे इम्पैक्ट हिंदुस्तान में आने वाले ऑयल एंड गैस पर पड़ेगा, कितना पड़ेगा? ये पड़ेगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा परसेंटेज शेयर है उसमें हम रशिया से अराउंड 37% ऑयल इंपोर्ट कर दे रहे हैं। जनवरी फेब में हमने थोड़ा कम किया था, 6% कर, और 52 के करीब मैंने आपको बताया, जैसा कि हम करते हैं गल्फ से। तो अब हमारा इतना बड़ा जब शेयर इन कंट्रीज से आता है, और तो फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? इमीडिएटली यूएस से वेनेजुएला वाला ऑयल इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्लाइट चार्जेस भी बहुत हाई हैं, प्लस उसके लिए इंश्योरेंस भी करानी होती है, वेसल्स सेफ नहीं है इस टाइम, तो उनकी भी इंश्योरेंस भी बहुत हाई होती है। तो इस टाइम मतलब खर्चा बहुत बढ़ रहा है। एक खबर और आ रही थी सोशल मीडिया पे भी बहुत थी, कि भारत के पास अभी 4 महीने का ऑयल है, तो उसको कोई 4 महीने तक फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक खबर ये आई कि अमेरिका ने इजाज़त दे दी है, परमिशन दे दी है कि रशिया से खरीद सकते हैं। इसको ज़रा सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, अमूमन कंट्रीज थोड़ा सा बैकअप प्लान तो लेकर चलते हैं जी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कितने मंथ्स का ऑयल है जी। कहीं से मुझे पता चला 1 मंथ का ऑयल है, क्योंकि सोर्स कोई नहीं है, तो मैं आपको साइट में बता रही हूँ। 1 महीने 2 महीने का ऑयल है या 3 महीने का ऑयल है। लेकिन अगर इतना ऑयल है तो
उम्मीद करते हैं कि इस बीच में कोई ना कोई नेगोशिएशन हो जाएगा और हम लोग फिर सेफ कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऑयल कम है और नहीं भी होता है तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। पैनिक एक होने और ना होने के बीच भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो कस्टमर्स में पैनिक चला जाता है कि लोग गाड़ियों में अननेसेसरी होल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, होल्डिंग करते हैं, भरवा रहे हैं, घर में गैस लेके सिलेंडर्स लेके रख रहे हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। तो जितनी रियल ग्राउंड पे रियलिटी में प्रॉब्लम होती है उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो चीज भी हो रही है। मैंने सुना बहुत लोग इस तरह से कर रहे हैं कि भाई हम तो अपनी गाड़ी में ऑयल भरवा लाए। ज्यादा क्या है, LNG की प्रॉब्लम तो इमीडिएटली आ सकती है, क्योंकि LNG का बड़ा सोर्स हमारा कतर है और कतर ने इस टाइम रास लफान को बंद किया, उस फैसिलिटी पे काम नहीं किया, तो इसलिए ये तो इमीडिएटली आ सकती है। लेकिन ऑयल में क्योंकि अभी यूएस ने अपने सैंक्शंस को थोड़ा कि वेव कर दिया है कि 4 अप्रैल तक आप लीजिए, और ऑयल ये सुना भी है कि रशिया के कुछ वेसल्स हैं, शिप्स हैं जो ऑयल के साथ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में है और जल्दी हमारे को उत्तर पहुंच भी सकते हैं। तो LNG पर LNG पर ज्यादा खतरा आने की उम्मीद है। समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और ये बताइए, क्या ये टकराव जो है ये मिडिल ईस्ट के ऊर्जा सप्लाई पर भी इसका असर पड़ सकता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है? इलेक्ट्रिसिटी तो मुझे नहीं लगता हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंट हैं। अच्छा, दुनिया में सप्लाई की ईरान की कितनी हिस्सेदारी है? दुनिया को तेल सप्लाई करने में कितना तेल सप्लाई करता है? ईरान तेल तो बहुत सप्लाई कर सकता है जी। ईरान एक्जेक्टली इस टाइम मैं नहीं कह सकती कि 3rd नंबर का ऑयल प्रोड्यूसर है कि 4th नंबर का रिजर्व्स हैं, 3rd और 4th इस टाइम मैं भूल रही हूँ। 3rd या वेनेजुएला पे सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, सऊदी अरब पर हैं और उसके बाद ईरान पर ही हैं और कुवैत पे, इराक पे, कुवैत पे, इन कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं। तो ईरान के पास रिजर्व्स हैं, लेकिन ईरान के पास सैंक्शंस लगे हुए हैं। अच्छा, तो आप उसके रिजर्व्स को और उसके प्रोड्यूस करके बेचने को इस तरह ना देखें कि वो कितना करता है, क्योंकि वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम ही नहीं कर रहा जी। बहुत लंबे टाइम से काम नहीं कर रहा। जब से सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर तब से वो काम नहीं कर रहा है। तब से तो चाइना इसका ऑयल मेनली खरीदता है, चाइना बड़ा बायर है ईरान का, और इंडिया भी अच्छा बायर था, लेकिन 2019 से हम नहीं खरीद रहे हैं, मई 2019 से हम ऑयल नहीं ले रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूस बहुत कर सकता है, लेकिन सैंक्शंस की वजह से बहुत कम। अच्छा, अगर तेल महंगा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? कितनी महंगाई बढ़ सकती है? एक अंदाजा आपके जो स्टडीज है। देखिए, अगर ये सब कुछ ना चले, तो सबसे पहली बात है कि इसे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए बड़ा स्टेक है। ये बात सच है, हम लोग इस बात को समझ नहीं रहे। जो मैंने आपको जब परसेंटेज बताई है तो उससे आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम कितनी चीजें यहाँ पर स्टेक पर हैं। तो महंगाई तो डेफिनेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई चीज जो आज $70 की बिक रही थी वो $85 की हो गई 6 दिन के अंदर, और अगर $100 हो गई, और हर चीज के अंदर ऑयल पड़ना है, जितना सामान सप्लाई होना है तो उसमें ऑयल पड़ना है। यही नहीं हम डोमेस्टिक यूज में हम अपनी कार और ये सब चला लेते हैं, इसके अलावा भी ऑयल का बहुत बड़ा काम है। आम लोगों को लगता है, आम जो पब्लिक है उसको लगता है ये दूर की लड़ाई है, दूर हो रही है, उसका हमारी जेब पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो क्या ऐसा है? नहीं, इसका जेब हर इंसान पे असर पड़ेगा, ईच एंड एवरी पर्सन, क्योंकि खाना सब खाता है जी। और आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एवरीडे हर टाइम होता है, एक शहर से दूसरे शहर चीजें आती हैं, तो कैसे आती हैं? अगर ऑयल महंगा हो गया तो वही किराया जो एक ट्रक जितने में आता है वो उससे ज्यादा में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, अगर ऑयल महंगा होता है तो असर पड़ेगा। एक हफ्ता हो गया, बस यह है कि गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे देती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट इस चीज को, इस प्रेशर को बेयर करती है खुद अपने ऊपर, और वो ज्यादा सब्सिडी देती है और कम बर्डन कंज्यूमर हमारे सिटीजन्स पे। जी, एक हफ्ता हो गया, तकरीबन एक हफ्ता होने को है जो जंग चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर ये जंग बढ़ती है तो कितना नुकसान, फिर वही सवाल, कितना नुकसान और कितना असर हिंदुस्तान की जनता पे पड़ सकता है, उनकी जेब पे पड़ सकता है? देखिए, जेब पर तो डेफिनेटली बहुत असर पड़ेगा, कई चीजों पे पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर चीजें बंद होती हैं
तो इंडिया इसी तरह नहीं कि इंडिया पे ऑयल आ रहा है, इंडिया के माइग्रेंट्स भी बहुत हैं वहाँ पर जी, इंडियन वर्कर्स भी बहुत काम करते हैं। जी, अगर फैसिलिटीज बंद हो रही हैं या चीजें स्मूथली नहीं चल पा रही हैं जी, तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होगा, ठीक है, वो सब की बात हम यहाँ ना ही करें जी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। जी, लेकिन इमीडिएट जो असर पड़ेगा अगर ये चीज जी। 1 महीने भी चल गई तो इसके इम्प्लीकेशंस जरा थोड़े डराने वाले होंगे। हाँ। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट ज्यादा फंड्स रिलीज करे और गवर्नमेंट कम प्रॉफिट ले और उस तरह से हम लोगों को जी, थोड़ी जी। राहत मिल सकती एक आखिरी सवाल डॉक्टर चंदा आपसे कि क्या आपको लगता है कि ये संघर्ष सीधी जंग में बदल सकता है या फिर राजनीतिक दबाव की रणनीति है सिर्फ ये? मतलब एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या ये विश्व युद्ध जिसे कहते हैं आप मुझे वो नहीं लगता ये विश्व युद्ध की तरफ जा जाएगा, सकता है? जी, क्योंकि बहुत देखिए गल्फ कंट्रीज ने तो ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है, जी, ऑलमोस्ट सरेंडर। सऊदी ने अभी आज कह दिया, कतर ने कह दिया, इनके पास ताकत ही नहीं है लड़ने की। जी, जिसके सहारे लड़ते थे उसने साथ छोड़ नहीं दिया है, है। ठीक है, तो ये तो लड़ नहीं सकती। जी, अब रही बात यूरोपियन कंट्रीज की, जी, जो उधर यूएस और इसराइल का साथ दे सकते थे, जी, वहां पे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जी, वो हर दिन हमें पता चल रहा है कि उसने मना किया, स्पेन जी। ने मना किया, यूएस ने भी लिमिटेड कहा, यूके ने भी कहा है कि लिमिटेड फैसिलिटी ही ले लीजिए। ये सब चीज तरह से चल रहा है। जी, मुझे नहीं लगता, लग रहा है कि क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कॉज ऑफ वॉर। जी, कोई भी इस कॉज पर जिस बात के लिए इन्होंने लड़ाई करी है जी, उसको दिल से मान नहीं रहा कोई कंट्री। जी, लड़ाई उस चीज के लिए होती है ना जिसके लिए आपको बिलीव करना है। जी, बिलीव नहीं कर रहे ना, ये यूरोपियन कंट्रीज भी बिलीव नहीं कर रहे हैं इस बात। यूरोपियन जी। कंट्रीज भी इसको गलत मान रहे हैं, चाहे वो कहें या ना कहें। उन्हें ये गलत लग रहा है कि जिस तरह से अटैक करके मारा गया, वो चीजें जिस तरह से शुरू किया गया, जबकि नेगोशिएशन टेबल पर था ईरान और बहुत अच्छी डील दे रहा था ईरान, तब करने की क्या जरूरत? जब आप नेगोशिएट कर रहे थे तब आपको करने की जरूरत थी। तो बिलीव नहीं कर रहा है, इसलिए कोई भी दिल से साथ नहीं आ पा रहा है। लड़ाई तो वो लड़ी जाती है जिसमें दिल से साथ हो, इसमें कोई भी दिल से साथ नहीं आ रहा। तो इन लोगों को नहीं लग रहा कि सही कॉज के लिए लड़ाई हो रही है। इवन अपने यहाँ डिस्टर्बेंस चल रहा है यूएस में, नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच, जैसा कि पढ़ने में आ रहा है। सोर्सेज बहुत ऑथेंटिक नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसा पढ़ने में आ रहा है कि नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच भी हर चीज सही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे जंग करवा ली और इस तरह से दूसरे के कंधे पर रख के तो नहीं बनती। तो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे नहीं लगता है थर्ड वर्ल्ड बिल्कुल नहीं हो, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। सब लोग समझदारी से काम ले रहे हैं इसमें। इवन कर्ड से भी, इन्होंने कुर्दिश पीपल से भी कहा था कि आप बूट ऑन ग्राउंड कर दीजिए और इस तरह से नेवर नाउ एंड नेवर की बात है और आपको कुर्दिस्तान का कुछ हिस्सा मिले और इस तरह से आप तो इतने साल से लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया ईरान से लड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको जमीन पर उतरना होगा किसी कंट्री को कैप्चर करने के लिए। जमीन पर उतरना अभी अमेरिका के लिए मुमकिन तो नहीं दिखता, जिस तरह से थोड़ा सा कल अब्राहम लिंकन को भी अपने पीछे लिया है, तो उस तरह से मुमकिन तो अभी नहीं दिख रहा। अब कोई चीज बहुत हिडन है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि अब जमीन पे अपने फौजी उतारेंगे, वो आर्मी को उतारेंगे। जमीन पे तो अमेरिका कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, ना वियतनाम में ना अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का मंजर 15 अगस्त के दिन का सबने देखा है कि क्या मंजर था। सब चीजें उनकी, सारे तैयारे खड़े हैं, हर चीज है, लेकिन कौन हावी था? अफगानी। तो जमीन पर तो नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों की ये क्लाइमेट और हर चीज को सूट नहीं करती इनको। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंदा हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत पैनिक होने की तो ज़रूरत नहीं है कि घर से निकल गए, पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, बहुत सारी गैसेस और सिलेंडर अपने घर में स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात को भी आपने माना है कि जिस तरह से जंग अगर बढ़ती जाएगी तो ऑयल और गैस पर फ़र्क पड़ेगा, महंगी होंगी, आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ेगा। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जंग कोई मसला नहीं है, जंग रुकनी चाहिए ताकि जनता बहुत ज़्यादा नुकसान में ना आए। अपडेट इंडिया में बने रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अलीगढ़।